इसके बाद बात करते हैं जो उपन्यास साहित्य है, उस उपन्यास साहित्य के विकास के चरण पर। अगला जो चरण है वो स्वातंत्र्योत्तर युग है, जो कि प्रेमचंदोत्तर युग के बाद का समय है। और ये जो स्वातंत्र्योत्तर काल है, इसमें ग्राम कथाकारों का एक नया वर्ग खड़ा हुआ। आंचलिक कथाकारों ने अंचल विशेष को नायक बनाकर उपन्यासों में प्रस्तुत किया। इससे पहले हमने प्रेमचंदोत्तर युग पढ़ा, और जो प्रेमचंदोत्तर युग था उसकी पीठिका पर जो उपन्यास लिखे गए वो उपन्यास मनोविश्लेषणवाद की प्रवृत्ति पर विकसित हुए। और इन उपन्यासकारों ने सामाजिक जीवन में विक्षुब्धता, कटुता, अभावग्रस्त प्रेम की अतृप्त भावनाएं आदि इन विसंगतियों पर अपनी दृष्टि रखी। तो फ्रायड आदि मनोविश्लेषणवादी विचारधारा का पोषण जो है इस प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकारों में देखने के लिए मिलता है, जिसमें यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो ये जितने भी लेखक हुए हैं, जितने भी उपन्यासकार हुए हैं, इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व की जो उपन्यास साहित्य है, जिस पर गांधीवाद, मार्क्सवाद, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, व्यक्तिवाद, इन सब का प्रभाव पड़ा है, उन विचारधाराओं का अवलंबन लेकर अपनी अभिव्यक्तियां प्रदान की हैं। तो ये इसके बाद का जो युग है वो स्वातंत्र्योत्तर युग कहलाता है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासकारों ने प्रागैतिहासिक काल से अद्यतन भारतीय जीवन दर्शन के परंपरागत इतिहास को उपन्यासों का आधार बनाया। आचार्य चतुर्सेन ने वयर रक्षामः, राहुल सांकृत्यायन के दिवोदास एवं यज्ञदत्त शर्मा के रजनीगंधा और पांचाली उपन्यासों में भारतीय संस्कृति का निरूपण किया। भारत की आर्य संस्कृति ने नारी के पतिव्रता रूप को जिस नैतिकता से बांधा है वही नारी की आत्मा है। मुगल संस्कृति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। मूर्ति पूजा और उपासना आज भी जीवित है। ब्राह्मण धर्म की कठोरता, आडंबर और हिंसा की प्रवृत्ति के कारण बौद्ध एवं जैन धर्म विश्व कल्याण के लिए लोकप्रिय हो गए थे। इन सभी धर्मों में टकराहट की स्थिति पैदा हो गई थी। इस्लाम संस्कृति ने नारी में पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह का बीजारोपण किया। दास प्रवृत्ति में वृद्धि हुई। रामगे राघव के महायात्रा गाथा तथा यशपाल के अमृता उपन्यास में क्रमशः दास वृत्ति और मौर्यकालीन संस्कृति का विकास मिलता है। नारी शिक्षा निरंतर अवनत होती चली गई, गिरती चली गई, ह्रास की ओर चलती चली गई। आधुनिक युग परंपरागत मान्यताओं पर विचार करता हुआ नवीन जीवन मूल्यों के निर्माण के लिए अग्रसर होने लगा। इस युग में जो स्वातंत्र्योत्तर युग है, इसमें महिला उपन्यासकारों ने यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यास कम लिखे हैं। मिथिलेश कुमारी मिश्र ने सुजान उपन्यास में मुगल कालीन संस्कृति के दर्शन कराए हैं, लेकिन स्वाधीनता के उपरांत इतिहास की समस्याएं तो इन उपन्यासों में प्रविष्ट हुई। स्वतंत्रता के उपरांत पाश्चात्य सभ्यता ने भारतीय जीवन मूल्यों को अपने रूपों में प्रभावित किया। गांधीवादी चिंतन, मार्क्सवादी प्रवृत्तियों का प्रभाव, फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यक्तिवादी विचारधारा, अस्तित्ववादी दृष्टिकोण, ये विभिन्न विचारधाराओं का सम्मिश्रण इस स्वातंत्र्योत्तर युग के उपन्यासकारों में मिलता है। और महिला उपन्यासकार भी इन्हीं विचारधाराओं से प्रभावित रहा है। मन्नू भंडारी का महाभोज, इसमें गांधीवादी चिंतन का प्रभाव है। इसी प्रभाव से मृदुला गर्ग जी का अनित्य और वंशज आदि उपन्यास युक्त हैं। मन्नू भंडारी के महाभोज में आज की जो छिछली राजनीति है और मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव है वो दिखाई देता है। मृदुला गर्ग के चित्त कोबरा में मना स्थिति का चित्रण है। उषा प्रियंवदा के रूपोगी नहीं राधिका पर व्यक्तिवादी नीतियों का प्रभाव है। तो इस प्रकार से जो ये साहित्य है, इस साहित्य में तत्कालीन जो युगीन सत्य है और जो यथार्थ है वो अपने पूर्ण प्रभाव के साथ उजागर हुआ है, सूक्ष्मता के साथ उजागर हुआ है।
तो इस काल में हम देखते हैं कि ऐसे कथाकारों में सबसे पहले जो नाम आता है वो फणीश्वर नाथ रेणु का आता है। इनका पहला उपन्यास है मैना आटो, जो कि सन 1954 में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज कस्बे को केंद्र में रखा गया था, यानी कि उसी की चारों तरफ इर्द-गिर्द जो है वो कथा। परती परिकथा उनका दूसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है और आंचलिक उपन्यासकारों के साथ साथ उपन्यासकारों का एक ऐसा वर्ग भी है जो अपने को ग्राम कथाकार कहलाना अधिक अच्छा महसूस करते हैं, यानी कि ज्यादा पसंद करते हैं और अपने को आंचलिक शब्द की सीमा में सिमटा हुआ नहीं। इन उपन्यासकारों का मानना है कि हिंदी में ग्राम कथा की समृद्ध परंपरा है, जिसके शिखर मुंशी प्रेमचंद जी। उपन्यासकार खुद को प्रेमचंद की परंपरा का कथाकार कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो उनकी परंपरा के कथाकार कहे जाएं। और इन ग्राम कथाकारों में शिव प्रसाद सिंह, रामदरस मिश्र, विवेकी राय, इनके नाम भी उल्लेखनीय है। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासकारों में भीष्म साहनी, राही मासूम राजा, बदी उजमा, मंजूर एहतेशाम, इनका नाम भी विशेष उल्लेखनीय है। भारत विभाजन के समय की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, उनको तथ्य बनाकर लिखा गया जो भीष्म साहनी जी का तमस, राही मासूम रजा का आधा गांव, बदी उजमा का ठाकुर की वापसी, ये विशिष्ट उपन्यास है। आधा गांव सन 1968 में गाजीपुर के एक मुस्लिम बहुल गांव गंगौली की कथा को प्रस्तुत करता है। इस उपन्यास में राही मासूम रजा के इस दर्द को अभिव्यक्ति मिली कि लोग गंगौली के वासी होने से अधिक सुन्नी और शिया होते जा रहे हैं। गंगौली को भारत का प्रतीक मानकर ये कहा जा सकता है कि लोग भारतीय होने से अधिक हिंदू मुसलमान होते जा रहे हैं। विभाजन को आधार बनाकर सन 1958 में यशपाल का झूठा सच 2 खंडों में प्रकाशित हुआ और इस उपन्यास में भारत के विभाजन की पूर्व पीठिका, विभाजन की विभीषिका और उसके उत्तर प्रभाव का बहुत विशद चित्रण प्रस्तुत किया गया। इस उपन्यास में लेखक ने बंटवारे के समय उसके पूर्व और पश्चात की सांप्रदायिक विभीषिका में जलते हुए भारत और पाकिस्तान का मार्मिक चित्र खींचा। भारत विभाजन को मुख्य विषय बनाकर भीष्म साहनी ने तमस की रचना। इस उपन्यास का प्रकाशन 1973 में हुआ। इस उपन्यास में भीष्म साहनी जी ने स्वाधीनता के प्रति अपने विचारों की अभिव्यक्ति की। यशपाल जी के इस उपन्यास की जो अलग अलग 2 पीठिकाएं हैं, इनमें भारत के विभाजन की पूर्व पीठिका और विभाजन की विभीषिका, उसके उत्तर प्रभाव का बहुत ही विशद चित्रण किया गया। इस उपन्यास में लेखक ने बंटवारे के समय उसके पूर्व और पश्चात की सांप्रदायिक विभीषिका में जलते हुए भारत और पाकिस्तान का मार्मिक चित्र खींचा। भारत विभाजन के मुख्य विषय के रूप में भीष्म साहनी ने तमस की रचना की और इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1973 में हुआ। इस उपन्यास में भीष्म साहनी ने स्वाधीनता प्राप्ति के कुछ समय पूर्व के कथानक को आधार बनाया। इसमें सांप्रदायिक विभीषिका और उसके प्रभावों को दिखाया गया है। लेखक ने बखूबी दिखलाया है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालने के लिए कितने बड़े और गहरे षड्यंत्र रचे। राजनीतिक चेतना और उससे उत्पन्न सामाजिक विसंगतियां दोनों को रचना का विषय बनाया गया। इसी काल में कृष्णा सोवित्री, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा, ये लेखिकाएं भी उपन्यास लेखन में सक्रिय हुई। कृष्णा सोवित्री का जिंदगी नामक विशेष प्रसिद्ध उपन्यास। इस उपन्यास में उन्होंने एक गांव को आधार बनाकर
पूरे गांव का जीवंत दस्तावेज प्रस्तुत किया है। स्वातंत्र्योत्तरकालीन हिंदी उपन्यासों में उस दौर तक का सर्वथा अनूठा उपन्यास मछली मरी हूँ राजकमल चौधरी ये प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास लिखा तो गया था सन 1960 में ही, पर प्रकाशित 1966 में। क्षत्रिय समलैंगिकता के सहारे उस दौर के अर्थतंत्र के व्यू और दैहिक राजनीति को उजागर करने का यह बहुत ही सुंदर प्रयास है। बाद के दिनों में इस सामाजिक वृत्तियों पर आधारित कोई उपन्यास इस तरीके से नहीं लिखा गया। हिंदी उपन्यास के विकास क्रम में ये एक अनूठा कदम था। राजकमल चौधरी ने हिंदी में इसके अलावा और भी 7 उपन्यास लिखे हैं, जो अग्निस्थान, देह गाथा, शहर या शहर नहीं था, 20 रानियों के 22 कोट, एक अनार एक बीमार, ताश के पत्तों का शहर, नदी बहती थी आदि ये लिखे। प्रकृतिवाद का अनुपम उदाहरण है राजकमल चौधरी का उपन्यास लेखन, क्योंकि उनके उपन्यास में प्रकृति को हर ओर स्थान मिला। इसके बाद में आगे बढ़े तो मन्नू भंडारी ने हिंदी कथा साहित्य को नारी जीवन की तत्कालीन जीवंत समस्याओं से जोड़ा। आपका बंटी 1971 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास लिखकर लेखिका ने तलाकशुदा दंपति के बच्चों पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं उसका एक मनोवैज्ञानिक चित्र खींचा। मन्नू भंडारी के एक अन्य उपन्यास महाभोज सन 1979 ने बहुत ख्याति अर्जित की, और इस उपन्यास के लेखन से यह संकेत मिलता है कि लेखिकाएं अब घर की 4 दीवारी से बाहर निकलकर समाज के व्यापक संदर्भों और जनहित की बात करने लगी। इस काल में उषा प्रेमवदा ने भी अपने लेखन से पाठकों और आलोचकों का ध्यान आकृष्ट किया। उनके लेखक के केंद्र में आधुनिकता के सारे तत्व, अकेलापन, संत्रास, घुटन, अजनबीपन, ये सारी चीजें विद्यमान है। 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, ये सारे तत्व किसी न किसी रूप में इन कथा नायिकाओं के व्यक्तित्व के अंग बने हैं। इस कालखंड में काशीनाथ सिंह जी ने अपना मोर्चा 1972 में प्रकाशित हुआ है वो लिखा। शिवानी ने 14 फेरे 1965 में प्रकाशित हुआ। कृष्ण कली सन 1968 में प्रकाशित हुआ। मृदुला गर्ग ने लिखा चितकोबरा सन 1979 में प्रकाशित हुआ। तो ऐसे उपन्यास लिखकर अपनी उल्लेखनीय उपस्थिति इन महिला एवं पुरुष उपन्यासकारों ने दर्ज की। अपना मोर्चा में सन 1967 के भाषा आंदोलन को केंद्र में रखकर वर्तमान विश्वविद्यालयी शिक्षा के पूर्व ढांचे का खोखलापन उजागर किया गया। काशी का 80 उनका उल्लेखनीय उपन्यास। इस उपन्यास के केंद्र में काशी का 80 मोहल्ला है। शिवानी के उपन्यासों में मनोरंजक कथा, रहस्य, रोमांच, भावुकता, स्वच्छंद कल्पना आदि का पुष्प मिलता है। मृदुला गर्ग के उपन्यासों में अभिजातीय, वर्गीय, नारी के स्वातंत्र्य, प्रेम विरह, वैवाहिक जीवन की एकरसता, ताजगी की तलाश में, पर पुरुष की ओर झुकाव, प्रेम की अनुभूति के सूक्ष्म विश्लेषण का प्रश्न है। तो ये जो स्वातंत्र्योत्तर युग के स्वातंत्र्योत्तर जो युग के उपन्यास हैं, जो ग्राम आंचलिकों के रूप में आते हैं सामने, लेकिन इन उपन्यासों में सत्य के साथ, यथार्थ के साथ साथ मनोभावनाओं को जोड़ा गया है। और ये उपन्यास तत्कालीन जीवन की जो विषमताएं हैं उनको काटते हैं। ऐसी ऐसी समस्याएं सामने लेकर आए हैं जिन समस्याओं पर शायद किसी ने लेखन नहीं चलाई। वो समस्याएं इन उपन्यासों में उजागर की गई। तो ये प्रेमचंद्रोत्तर युगीन जो उपन्यास साहित्य है, इस उपन्यास साहित्य में यदि देखें तो ऐसी सामाजिक समस्याओं को उभारा गया है जो कि परिवार से जुड़ी हैं, समाज से जुड़ी हैं, आर्थिक तनाव से जुड़ी है,
जैसे परिवार संरचना के नए आधार पर जो समस्याएं आधारित हैं, उन समस्याओं को इनके द्वारा उकेरा गया। और इसी प्रकार से जो आर्थिक तनाव परिवार के मध्य विद्यमान होता है, जो आर्थिक तनाव परिवार को अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझा देता है, उस तनाव को इन उपन्यासों में उकेरा गया। नारी के स्वावलंबन से युक्त भी जीवन की बहुत सारी समस्याएं इसमें उकेरी गई हैं और परिवार विरोधी वातावरण है, परिवार विरोधी मनोवृत्तियां हैं, उनको इन महिला स्त्रीकारों ने, महिला उपन्यासकारों ने अपने साहित्य में स्थान दिया है। समाज में नारी की स्थिति भले ही वैदिक काल में सर्वोच्च रही, लेकिन मुगल काल से लेकर के और आधुनिक तक उसकी स्थिति जो है रासून में रही और स्वतंत्रता के पश्चात उसकी स्थिति में सुधार आना प्रारंभ हुआ। जो अनेक आंदोलन हुए, अनेक प्रकार की समाज, जो ब्रह्म समाज है और ये थियोसॉफिकल सोसाइटीज हैं और प्रार्थना समाज है, इन सब के माध्यम से नारी के जो सम्मान है, उसकी स्थिति है, उसकी शिक्षा को लेकर के अनेक आंदोलन, अनेक सुधारकारी आंदोलन चलाए गए, उसे रूढ़ी रीति रिवाजों से मुक्त करने के लिए। लेकिन फिर भी क्या स्थिति सही हो पाई? क्या ये कहा जा सकता है कि 100% उसकी स्थिति सही हो पाई है समाज में? शायद नहीं हुई है। तो इन महिला उपन्यासकारों ने उसकी उसी स्थिति को, उसके जीवन संबंधी उसी समस्याओं को अपने उपन्यास में स्थान दिया है। तो जो संक्रांतिकालीन नारी के हृदय की घुटन है, उस घुटन को अपने उपन्यासों में उन्होंने स्थान दिया है। इसी के साथ साथ जो विवशता जन्य वैश्यवृत्ति है, उसको, उस पर भी इन लेखक लेखिकाओं ने अपनी लेखनी चलाई है। और जो अत्याधुनिक रूप है नारी का, पुरुष का, वो पारिवारिक जीवन में कितना घातक है और कितना सही है, इसको भी इन लेखिकाओं ने, इन लेखकों ने अपने उपन्यास साहित्य में स्थान दिया है। तो जितने भी सामाजिकता के बदलते हुए प्रतिमान हैं, सामाजिक संबंध हैं, समस्याएं हैं, अनौपचारिक वक्त संबंध हैं, स्वनिर्मित संबंध हैं, औपचारिक संबंध है, संपर्क जनित संबंध है, प्रशासन है, व्यवस्था है, इन सब से जुड़ी हुई जो विषमताएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें इन लेखक लेखिकाओं ने अपने उपन्यासों में स्थान प्रदान किया है और उनका एक सूक्ष्म चित्रण इन साहित्यकारों ने उपन्यासों के माध्यम से किया। और इसके अतिरिक्त देखें तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वातंत्र्योत्तर उपन्यास साहित्य में व्यक्ति स्तर पर जिन मूल्यों को महत्व दिया गया है, अगर बारीकी से सूक्ष्मता के साथ देखा जाए तो मूलतः व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रवृत्ति से जुड़े हुए, उस स्वातंत्र्यमयी भाव की प्रवृत्ति से जुड़े। इस प्रवृत्ति ने जहां एक और व्यक्ति को उसके निजी विचारों एवं भावनाओं के क्षेत्र में, जहां मतलब कि उसको समाज के नियमों द्वारा अतिक्रमण संभव नहीं है, मानवीय मूल्यों के अनुकूल होने का प्रयास किया है, वहीं दूसरी ओर व्यक्ति स्वातंत्र्य की तीव्र आकांक्षा एवं युग व्यापी प्रतिकूल परिस्थितियों से आक्रांत होकर मूल्य संदर्भ के निषेधात्मक स्वरूप को भी स्पष्ट किया है। ये प्रवृत्तियां स्त्री पुरुष संबंधों के परिवेश में विशेष रूप में उपलब्ध होती है। यहाँ परंपरागत मर्यादा एवं नियमों के अस्वीकार के साथ व्यक्ति ने कहीं तो मूल्यों में नया परिवर्तन प्रस्तुत कर नवीन चेतना से युक्त विचारधारा को नया आयाम दिया है और कहीं असंयत तीव्रता के आवेग में नए व्यक्ति मूल्यों की रचना के संदर्भ में चित्तवृत्तियों का विकार, चित्तवृत्तियों का शिकार होकर मूल्यों के स्थान पर मूल्यहीनता को प्रदर्शित किया। तो इसी के साथ पाश्चात्य विचारधाराओं ने भी उसे, उसके अस्तित्व की रक्षा करने की ओर जागरूक किया। तो ये जो उपन्यास हैं, प्रमुख रूप से इस युग में लिखे गए जो उपन्यास हैं, उन्होंने पूरी यथार्थता को, उनकी सच्चाई को अपने विषय वस्तु में स्थान दिया है, अपने कथ्य में स्थान दिया है और जो नारी जीवन है, उसके जीवन से जुड़े हुए कुछ ऐसे पहलू जो
अत्यधिक कटु हैं, उन कटु पहलुओं को भी उसने खुलकर दिखाया है, उनको भी उतारा है। और एक प्रकार से वो समाज को ये जो उपन्यासकार हैं, ये समाज को एक प्रकार से शिक्षा देने के लिए भी अपने साहित्य को मानो गढ़ते हुए नज़र आते हैं। उसमें इतने तत्व चिंतनों को पिरोते हुए नज़र आते हैं कि शायद कोई इन्हें पढ़े तो किसी रूप में भी अपना और समाज का कल्याण करने में सक्षम हो सके। धन्यवाद।